डेट है आज 19 अप्रैल 2021। आज हम इस क्लास में 18 और 19 अप्रैल दोनों के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये सब टॉपिक कवर करेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक है अपना रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट इन उड़ीसा। ये लगभग 110 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। कौन सी रिवर पे? धामरा रिवर पे, उड़ीसा में। ये आप उड़ीसा का मैप देखो, ये यहाँ पे दो डिस्ट्रिक्ट में डेवलप किया जा रहा है। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है भाद्रक और दूसरी डिस्ट्रिक्ट का नाम है केंद्रपारा। इन डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करना है। रोपेक्स का मतलब है जी रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर सर्विस। ये रोपेक्स है, रोपेक्स का मतलब है रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर सर्विस। देखो जी, अगर मान लो यहाँ से ये भद्रक डिस्ट्रिक्ट में ये एक प्लेस है कैनी नाली, और ये जो केंद्रपारा है इसमें तालाचुआ। अगर इस प्लेस से इस प्लेस में जाना है तो बाई रोड जाना पड़ता है, बाई रोड। और बस से जब जाएंगे तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे 6 घंटे लग जाते हैं इस पूरी जर्नी में। और अगर मान लो यहाँ पे रिवर है जी एक धामरा रिवर, धामरा रिवर पे शिप के जरिए जाया जाए। मान लो जी रोल ऑन रोल ऑफ का मतलब है कि जो बस होगी, बस को शिप में चढ़ाया जाएगा और धामरा रिवर के सदन से, और मान लो नदन इस पे जाना है बैंक पे, तो यहाँ पे बस लेके जाएगी शिप, मतलब बस शिप में जाएगी, शिप लेके जाएगा, पानी का जहाज़ लेके जाएगा बस को, और यहाँ पे इसको बस को उतार देगा और फिर ये आगे चली जाएगी। तो ये है रोल ऑन रोल ऑफ, मतलब कि बस में पैसेंजर बैठे रहेंगे और डायरेक्ट बस चढ़ा दी जाएगी शिप पे, और शिप लेके जाएगा बस को आगे, और फिर शिप से उतर जाएगी बस, फिर आगे वो जाएगी अपनी जर्नी पूरी कंप्लीट करेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज ने ये अकॉर्ड किया है, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया है इसको। ये कनेक्ट करेगा, हमने देख लिया, कानी नाली भद्रक डिस्ट्रिक्ट में और केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट में तालाचुआ। ये अंडर सागरमाला इनिशिएटिव है ना गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, उसी के अंदर ये डेवलप किया जा रहा है। सागरमाला इनिशिएटिव है कि कोस्टल एरियाज़ के अराउंड कनेक्टिविटी डेवलप करना है। इंडिया के जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, जितने भी स्टेट हैं, उनमें कनेक्टिविटी डेवलप करना है। ये रिड्यूस करेगा जी 6 घंटे से लेके 1 घंटे तक का टाइम। मतलब जो 6 घंटे लगते हैं ना सर्विस में यहाँ से जाने में, ये लगभग अब 1 घंटे लगेंगे इसके ज़रिए। तो जो धामरा रिवर है उसके सदर्न बैंक और नदर बैंक को कनेक्ट करेगा ये। इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है अपना प्लेनरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी न्यूज़ में क्यों है? फॉर्मर लॉ मिनिस्टर है जी, पहले पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जी एक प्ली डाली है, पिटीशन। उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या अदर जज सुप्रीम कोर्ट के वो डिसीजन लें कि सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को डायरेक्शन दें, डायरेक्ट करें कि कोविड-19 की वजह से जो भी मान लो रिलीजियस या फेस्टिव कॉन्ग्रीगेशन हो रही है या प्रोटेस्ट असेंबलीज हो रही हैं या पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, उनको बैन किया जाए। मतलब जी जैसे मान लो त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब है गैदरिंग, इकट्ठा होते हैं, या पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, अभी आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं असम, वेस्ट बंगाल वगैरह में। तो यहाँ पे जो पॉलिटिकल रैलीज होती हैं इनमें बहुत सारे पर्सन इकट्ठे होते हैं और कोविड-19 के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो इनको गैदरिंग को बैन किया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए, ऐसा बोला है। इसने कहा जी पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ले सकता है जी ऐसा सुमोटो डायरेक्शन ले दे सकता है, और ऐसा मतलब कोई भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देनी हो तो आर्टिकल 142 के अंदर वो दे सकता है, जिसे प्लेनरी जुरिस्डिक्शन बोलते हैं या फिर कंप्लीट जस्टिस बोलते हैं, कंप्लीट जस्टिस। ये ज़रूरत क्यों है जी? अभी ज़रूरत इसलिए, देखो केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन है नहीं, देखो कंप्लीट लॉकडाउन तो है नहीं, और कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ केस। तो इस वजह से ये गैदरिंग को रोका जाए ताकि कोरोना को स्प्रेड होने से रोका जा सके। अब ये आर्टिकल 142 क्या कहता है जी, ये देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए ही मतलब इसके यूज़ करने के लिए बोला है इस पिटीशन में, सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल का यूज़ करें। देखो इस आर्टिकल को पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार यूज कर चुका है। इसमें कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करता है जी इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट। मान लो कोई ऐसा स्टैट्यूट नहीं है या लॉ नहीं है हमारी कंट्री में, जो कोई मान लो जिसके लिए कुछ डायरेक्शन देनी हो, या कुछ ऐसा लॉ नहीं है कि जो सिचुएशन अभी अराइज हुई है और ऐसा कानून नहीं बना हुआ है कि उसके लिए कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शन ले सके या रूल बना सके, तो ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है जी वो कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब संपूर्ण न्याय देने के लिए ये डिसीजन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 142। मान लो कोई लॉ या कानून बना भी हुआ है जी किसी के रिगार्डिंग,
लेकिन वो रेमेडी प्रोवाइड नहीं करता, मतलब उपचार नहीं देता, कोई मतलब जस्टिस प्रोवाइड नहीं करता, तो भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो किसी भी डिस्प्यूट को मान लो जी रोकना हो, विवाद को मतलब विवाद को निपटाना हो, तो ये डायरेक्शन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसमें जी आर्टिकल 142 क्लाउज 1 में ये कहता है सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज कर सकता है अपना जुरिस्डिक्शन कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, जब भी कोई मैटर्स ऐसा नेसेसरियस सेंट्रल मतलब पूरे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो पूरे यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, पूरी इंडिया की टेरिटरी है ना, टेरिटरी ऑफ इंडिया, पूरी इंडिया की टेरिटरी पे वो लागू हो जाएगा। जब भी मान लो कोई ऐसा डिसीजन लेगा, जब भी डिसीजन लेगा तो सारी कंट्री को मानना पड़ेगा। और अगर उस डिसीजन को बदलना है तो क्या करेंगे, या तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा या फिर प्रेसिडेंट जी कोई डायरेक्शन देगा। प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट तो एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम। तो ये क्या है, कोई भी डायरेक्शन इशू करेंगे या फिर पार्लियामेंट लॉ बनाएगी जी, कानून बनाएगी, तभी वो जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया उनको मतलब रिवर्स किया जा सकता है। तो ये इस आर्टिकल में लिखा है जी, मतलब जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाती है या पार्लियामेंट लॉ ना बनाए या प्रेसिडेंट कोई डायरेक्शन इशू करे, तो जिस तरह से लॉ एग्जिस्टेंस में रहता है ना हमारी कंट्री में कानून, उसी तरह से ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन एग्जिस्टेंस में रहती हैं, मतलब लागू होती हैं जब तक कि कोई लॉ ना हो, कानून ना हो उनकी रिगार्डिंग। तो इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है अपना यूएस ट्रेजरी कीप्स इंडिया ऑन करेंसी वॉच लिस्ट। अभी यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की है जी, किस पे, मैक्रो इकोनॉमिक एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। जो यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिका के जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है ना, मतलब जो उससे व्यापार करते हैं कोई कंट्री, उनके रिगार्डिंग ये रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट में जी अभी किस क्राइटेरिया पे जारी की है, देखो ये रिपोर्ट अभी सबमिट की है यूएस कांग्रेस को, मतलब पार्लियामेंट को सबमिट की है ये। इसमें रिव्यू किया जाता है करेंसी प्रैक्टिसेस को। जो यूएस के 20 बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, मतलब 20 ऐसे कंट्री जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं, उनकी करेंसी प्रैक्टिसेस को मतलब मुद्रा प्रैक्टिसेस को इसमें रिव्यू किया जाता है कि उन्होंने कहीं करेंसी को मैनिपुलेट तो नहीं किया है। ये करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है जानेंगे जी हम अभी। इसमें 3 क्राइटेरिया पे ये रिव्यू करते हैं जी एक यूएस का जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं, ये देखता है कि किसी भी कंट्री का बायलेटरल ट्रेड सरप्लस है लगभग एटलीस्ट $20 बिलियन तक होना चाहिए जी, ट्रेड सरप्लस किसी भी कंट्री का। मान लो जी इंडिया और यूएस का है, इंडिया और यूएस का $20 बिलियन अगर ट्रेड है तो ये रिव्यू करते हैं जी, या किसी भी कंट्री का। अगर मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस है, करंट अकाउंट सरप्लस है जी, मतलब इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, या फिर परसिस्टेंट वन साइड इंटरवेंशन इन फॉरेक्स मार्केट। इसका मतलब है जी करेंसी मैनिपुलेशन, कोई कंट्री करेंसी को मैनिपुलेट करता है तो ये देख सकते हैं जी। अब इस रिपोर्ट में जी 11 कंट्रीज़ हैं जी, उनमें से इंडिया भी एक रखा गया मॉनिटरिंग लिस्ट में। जो इंडिया है जी उसको दिसंबर 2020 से है इस लिस्ट में। और बाकी की 10 कंट्री ये हैं जी, जैसे चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, मैक्सिको। ये 3 क्राइटेरिया में से जी इंडिया 2 क्राइटेरिया को मेट करता है, मतलब 2 क्राइटेरिया पे फुलफिल करता है, इसलिए इसको वॉच लिस्ट में रखा गया है इंडिया को भी। कौन कौन से, ट्रेड सरप्लस क्राइटेरिया और परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन क्राइटेरिया। ये वन साइडेड इंटरवेंशन क्राइटेरिया का मतलब है जी करेंसी मैनिपुलेशन ही। करेंसी मैनिपुलेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जी, मान लो जब कोई कंट्री अपने आप, जैसे उसका सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई अपने आप क्या जी अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है, जैसे डॉलर के मुकाबले अपनी करेंसी को रिड्यूस कर देगा। जैसे मान लो $1 अभी चल रहा है 70 रुपीज़ के बराबर, मान लो 70 रुपीज़। तो इसमें आरबीआई क्या करेगा जी, $1 की जो कीमत है वो मतलब इंक्रीज हो जाएगी और रुपए की कीमत घटा देगा। मान लो ₹80 कर दिया तो हमारा रुपया कमज़ोर हो गया, बढ़ा नहीं है। पहले हम 70 रुपीज़ में $1 खरीद सकते थे, अब हमें 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे $1 के। लेकिन अब करेंसी जो ये मैनिपुलेट की, इसका फ़ायदा क्या हुआ, देखो जी, अब मान लो करेंसी हमारी $1 80 रुपीज़ के बराबर हो गया। अब जो बाहर से मान लो जी कोई खरीद रहा था, फॉरेन कंट्री कोई माल खरीद रहा था हमारा, इंपोर्ट कर रहा था हमारी कंट्री से, मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे, मान लो पेन एक्सपोर्ट कर रहे थे जी,
पहले $1 में 70 रुपीज़ के पेन खरीद सकता था वो, लेकिन अब एक ही डॉलर में 80 रुपीज़ की चीज़ खरीद सकता है हमारी कंट्री से। तो अब फ़ायदा हमको क्या होगा, हमको ये होगा जी हमारा माल सस्ता हो गया ना। पहले 70 रुपीज़ में $1 की थी कीमत, अब 80 रुपीज़ में। मतलब $1 में पहले जो 70 रुपये का माल खरीदता था, अब $1 में ही वो 80 रुपीज़ का माल खरीद के ले जा सकता है। मतलब ज़्यादा, उतने ही पैसे में, मतलब उतने ही मनी में, उतने ही डॉलर में ज़्यादा माल खरीद के लेकर जा सकता है। 70 रुपये के मान लो जी 7 पेन आते थे, एक 10 रुपये का है, तो 80 रुपीज़ के कितने आएंगे, 8 पेन। तो 8 पेन लेके जा सकता है $1 में, पहले कितने लेके जा रहा था, 7। तो इसको फ़ायदा क्या होगा, कम उतने ही मतलब मनी में ज़्यादा माल खरीद के लेके जा सकता है 8 पेन। हमको क्या फ़ायदा होगा जी, हमको ये फ़ायदा होगा, हमारा अगर माल सस्ता होगा, हमारे गुड्स सस्ते होंगे, इंटरनेशनल मार्केट में चीप होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है जी फॉरेन करंट कंट्री होंगे जी, और चाहे कंपनी होंगी, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदेंगे ना। अगर मान लो सेम पेन है जी, मान लो जी रेनॉल्ड का पेन है, रेनॉल्ड का पेन अगर सेम इंडिया में 10 रुपये का मिल रहा है, और ये $1 में 8 पेन खरीद सकता है, अगर मान लो चाइना में खरीदने जाए तो वही $1 में 7 पेन खरीद सकता है। तो कहाँ से खरीदेगा, इंडिया से, क्योंकि एक मतलब $1 की बात हो रही है, $1 में वो 8 पेन खरीद सकता है इंडिया से, लेकिन चाइना से 7 ही। तो कहाँ से खरीदेगा, इंडिया से। तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और इनको क्या फ़ायदा होगा, कम डॉलर में ज़्यादा खरीदने को मिल जाएगा। लेकिन इससे ना क्या है, बाकी की कंट्री को साथ अनफेयर हो जाता है जी, ट्रेड प्रैक्टिसेस जो क्या है अनफेयर अनकम्पिटिटिव हो जाती हैं, अनफेयर कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि आप अपने कंट्री में अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी करेंसी को मैनुपुलेट करके, और जो कि करेंसी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड होनी चाहिए। मतलब जितनी डिमांड है और सप्लाई है उसके बेस पे उसका मूल्यांकन होना चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए। तो यही है करेंसी मैनुपुलेशन। करेंसी मैनिपुलेशन यही है जब वैन ए कंट्री डेलिबरेटली, जानबूझ के इन्फ्लुएंस करती है एक्सचेंज रेट को। एक्सचेंज रेट का मतलब जी अपनी करेंसी से डॉलर के मुकाबले मैनिपुलेट करती है बिटवीन द करेंसी एंड US डॉलर टू गेन ए अनफेयर कंपिटिटिव एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो यही था जी, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना वाइटेस्ट एवर पेंट दैट कैन रिफ्लेक्ट 99% ऑफ सनलाइट। अभी US के, अमेरिका के इंजीनियर ने एक पेंट बनाया जी, जो अब तक का सबसे सफ़ेद पेंट है जी, वाइटेस्ट पेंट है। ये लगभग जी 19 डिग्री कूलर रखेगा, 19 डिग्री फ़ारेनहाइट कूलर लगेगा टेम्परेचर को नाइट में। किससे बनाया ये अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया जी, बेरियम सल्फेट से बनाया है। ये आपको याद रखना, बेरियम सल्फेट से बनाया है। देखो रात में ये, जैसे मान लो जी अगर किसी घर में वाइट पेंट कर दिया, ये वाला बेरियम सल्फेट से जो बनाया है, बेरियम सल्फेट से जो पेंट बनाया है, अगर किसी कमरे में कर दिया ये पेंट चारों दीवारों पे, तो ये बाकी कमरे के मुकाबले 19 डिग्री फ़ारेनहाइट कम रहेगा जी, उस कमरे का टेम्परेचर मतलब ठंडा रखेगा। और दिन में लगभग 8 डिग्री तक कम रखेगा। 8 डिग्री फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये याद रखना आपको, फ़ारेनहाइट में कम रखेगा। और ये पेंट जी लगभग क्लोजेस्ट है किसके, एक ब्लैकेस्ट ब्लैक पेंट है जिसका नाम है वेंटा ब्लैक। ये क्या करता है, 99.9% तक विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये क्या करता है जी, वाइट पेंट ये रिफ्लेक्ट करता है, ये एब्जॉर्ब नहीं करता। वाइट जो वाइट कलर है, वाइट हमें तभी तो दिखता है, सारी लाइटें रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। तो ये याद रखना जी। इसमें चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है यूके नोड फॉर एक्स्ट्राडिशन ऑफ नीरव मोदी। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है जी प्रत्यापन, मतलब वापस भेजना, किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में वापस भेजना किसी पर्सन को। जैसे मान लो जी इंडिया का कोई पर्सन भाग के चला जाता है यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, यह अपराध करके जाता है जी, कोई क्राइम। तो यूके में की और इंडिया की अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो रखी हो, अभी तो हुई है, मतलब इन दोनों के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो रखी है। ट्रीटी का मतलब है जी संधि, एक्स्ट्राडिशन मतलब प्रत्यर्पण संधि हो रखी है। तो यूके क्या है जी, अगर ये इंडिया रिक्वेस्ट करेगा तो ये यूके भेज देगा इसको वापस यहाँ पे कि आप इंडिया में जाओ, क्राइम करके आए हो। अभी न्यूज़ में क्यों जी ये नीरव मोदी ये क्या है, पंजाब नेशनल बैंक का लगभग 13,758 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके एक भाग गया जी ये। मतलब इतना रुपया लिया इसने पीएनबी से और वापस नहीं लौटाया। तो ये यूके में जाके छिप गया। अब यूके के होम डिपार्टमेंट ने जी अप्रूव कर दिया, अनुमति देती है कि इसके डायमंड मर्चेंट है जी, ये डायमंड ये हीरे का व्यापार करता है नीरव मोदी। तो इसको एक्स्ट्राडिशन किया जाए जी, मतलब वापस भेजा जाए इंडिया में। ये लगभग 2 मंथ बाद ये डिसीजन लिया है यूके के होम डिपार्टमेंट ने, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बोलते हैं जी, वहाँ के गृह जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसने लिया है।
वहाँ के एक वेस्ट मिनिस्टर एक जगह है जी लंदन में, वहाँ के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने लंदन में ये पहले रूल दिया था इसके अगेंस्ट के इसको वापस भेजा जाए। तो 2 महीने बाद ये यूएस के होम डिपार्टमेंट मतलब यूके के होम डिपार्टमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि इसको वापस भेजा जाए। अब नीरव मोदी के पास जी एक ऑप्शन है कि वो विदिन 14 डेज, जैसे ये अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या यूके का होम डिपार्टमेंट है जिसने डिसीजन लिया है कि इसको वापस इंडिया भेजा जाए, तो इसके पास नीरव मोदी के पास अभी एक ऑप्शन है कि विदिन 14 डेज 14 दिन के अंदर अंदर वो यूके के हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। तो अपील कर दी उसने 14 दिन के अंदर अंदर, फिर नहीं भेजा जाएगा। अगर उसने अपील नहीं करता है तो 28 दिन के अंदर अंदर उसे यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने जो डिसीजन लिया है उसके अकॉर्डिंग उसे 28 दिन के अंदर अंदर इंडिया वापस भेजा जाएगा। इसको जी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया हुआ है इंडिया ने, मतलब एक तरह से जी आर्थिक भगोड़ा बोल सकते हो आप। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ये क्या होते हैं जी, देखो इसे स्पेशल कोर्ट ने दिसंबर 2019 में डिक्लेयर किया था फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ये क्या होते हैं जी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ये होते हैं जी मान लो जब कोई आदमी या पर्सन 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का कोई फ्रॉड करके भाग जाता है कंट्री से और उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी कर दिया हो तो उसे इकोनॉमिक ऑफेंडर बोला जाता है। प्रोसीजर क्या होता है जी डिक्लेयर करने का, मान लो जी किसने 100 करोड़ या इससे ऊपर फ्रॉड किया है, किसी बैंक से लोन लिया और लौटा नहीं रहा है, तो उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन हुई जी। इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है, मान लो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है या कोई भी है जी एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो वो क्या करेगी कोर्ट में जी, उसकी स्पेशल कोर्ट में एप्लीकेशन देगी कि ये भाई साहब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उसके अगेंस्ट केस दर्ज होगा कि इसने पैसा लिया और वापस नहीं लौटा रहा है और इसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए, कॉन्फिस्केट किया जाए और जितने भी इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग सारी कोर्ट को दे देगी। फिर स्पेशल कोर्ट क्या करेगा, एक नोटिस इशू करेगा कि आपको समन होना है, मतलब इसे बुलाएगा और इसे टाइम देगा जी, स्पेसिफाइड प्लेस देगा कि इस जगह पे, और एटलीस्ट 6 वीक्स का टाइम देगा इसे, 6 हफ्ते का, या फिर ज़्यादा भी दे सकता है, कम से कम 6 हफ्ते का तो देगा ही कि 6 हफ्ते के अंदर अंदर आपको कोर्ट में प्रेजेंट होना है, इसके टाइम देगा। और अगर मान लो जी जो स्पेशल कोर्ट ने कहा इस प्लेस पे होना है और 6 हफ्ते के अंदर अंदर होना है, तो अगर ये पर्सन आ गया वहाँ पे तो ये जो भी प्रोसीडिंग चल रही है जी टर्मिनेट कर दी जाएंगी, मतलब ख़त्म कर दी जाएंगी इसके खिलाफ, और इसे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये पर्सन नहीं आया तो फिर इस पर्सन को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर देते हैं। फिर इस पर केस चलता है जी। अगर मान लो जी किसी पर्सन को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया तो भी ये चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट में विदिन 30 डे, मतलब किसी स्पेशल कोर्ट ने इसे डिक्लेयर कर दिया फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, फिर भी 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और ये चैलेंज कर सकता है इसके डिसीजन को। ये एक्ट में लिखा हुआ जी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, ये एक्ट है 2018 का, इसमें लिखा हुआ है इसको 30 डेज के अंदर अंदर अपील कर सकता है। तो यही था जिसमें चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है अपना ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज। ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया जी चैलेंज। इसमें क्या है, ये ईट राइट इंडिया एक कैंपेन है उसके अंतर्गत ही लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि सिटी के अंदर खाने की जो प्रैक्टिस हैं वो इम्प्रूव हों। ये यूनिक चैलेंज पार्टनरशिप करेगा जी स्मार्ट सिटीज़ मिशन के साथ, ईट राइट चैलेंज। इसमें क्या होगा, राइट फूड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाए, ऐसा एनवायरनमेंट किया जाएगा, मतलब अच्छा न्यूट्रिशनल फूड खाया जाए, ऐसे पब्लिक में अवेयरनेस लाई जाएगी फूड के रिगार्डिंग। फूड सेफ्टी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को स्ट्रेंथन किया जाएगा और लोगों में कंज्यूमर्स में अपील की जाएगी जी, उनमें जागरूकता फैली जाएगी, अवेयरनेस मतलब फैलाई जाएगी जागरूकता कि ताकि वो बेटर फूड चॉइसेस को चुन सकें मेजर सिटीज़ में। जैसे जी बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह ना खाएं, न्यूट्रिशनल फूड खाएं जिनमें पोषक तत्व मिले, विटामिन वगैरह, ऐसा फूड खाएं, ऐसा खाना खाएं, बस इसमें कैंपेन की जाएगी। नेक्स्ट है जी, देखो इसमें जो कैंपेन की जाएगी एक बात और है कि जो 5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी ना जिस सिटीज़ में, उसमें ये चैलेंज इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट है अपना ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंजेस। ये क्या है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। किसके साथ मिलके, देखो वो स्मार्ट सिटीज़ मिशन के साथ मिलके किया था ईट राइट चैलेंज, और ये है किसके साथ मिलके, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, इसके साथ मिलके ये चलाया जाएगा ये चैलेंज
ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज। इसमें क्या होगा, इसमें जो स्टीज या स्टीजन ग्रुप को एक साथ लेके आ जाएगा और स्टार्टअप को डेवलप किया जाएगा। मतलब स्टार्टअप टू डेवलप द सॉल्यूशन फॉर इम्प्रूव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मतलब स्टीजन के लिए क्या जी, बेटर चॉइसेस हो सकें, उनकी जो नीड है वो फुलफिल हो सके, ऐसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेवलप किया जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बस, रेल, ट्रेन ये इम्प्रूवमेंट की जाएंगी ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। और इसकी वजह से क्या जी, इन्वायरमेंट को नुकसान होने से बचाया जा सके, मतलब पॉल्यूशन कम हो सके। क्योंकि जब सब लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे और मान लो जी एक आदमी, देखा होगा जी आपने, 10 आदमी जी, 10 आदमी अपनी अलग अलग गाड़ी लेके जा रहे हैं और अपना अलग अलग कार में जी एक ही आदमी बैठा हुआ है, तो ये प्रैक्टिसेस को डिस्करेज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इंकरेज करना है इसमें। तो ये भी जो स्मार्ट सिटीज मिशन है जी, उसमें जो सिटी है उसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा और उसमें भी जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से ज़्यादा होगी जी उसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या कोई यूनियन टेरिटरी है उसमें भी। तो इसमें इतना ही था, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना जेंडर संवाद। जेंडर संवाद क्या है जी, एक जॉइंट अटेम्प्ट है, किस किस के जरिए, एक पहले से ही मिशन चलाया हुआ है जिसका नाम है दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में लाइवलीहुड को कैसे इंक्रीज किया जाए, ये मिशन चलाया हुआ है। और एक इनिशिएटिव है जी IWW एज। ये क्या है, दी इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन इकोनॉमी। मतलब ये फोकस करता है कि इकोनॉमी में वुमेन्स और गर्ल्स, मतलब महिला और लड़कियों की कैसे भागीदारी बढ़ाई जाए और इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव किया जाए। क्योंकि इनकी भागीदारी बढ़ेगी जी महिलाओं की, तो इंप्रूवमेंट होगा जी इकोनॉमी में। तो इन दोनों ने मिलकर IWW एज और डे NRLM ने मिलकर ये इनिशिएटिव चलाया जी, जेंडर संवाद। ये किस लिए चलाया है, इसमें होगा जी ग्रेटर अवेयरनेस प्रोवाइड की जाएगी जेंडर के रिगार्डिंग, जो जेंडर रिलेटेड इंटरवेंशन है। मतलब महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए ये चलाया जा रहा है इनिशिएटिव। तो इसमें इतना ही था जी, आज के टॉपिक भी इतने ही थे। हम अब करेंगे जी क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम इज रिलेटेड टू। आपको ये बताना है जी OEF किससे रिलेटेड है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जी। पहला ऑप्शन है, पंजाब में जो 1984 में जो मिलिट्री एक्शन लिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, उसके रिगार्डिंग उससे रिलेटेड है क्या। या फिर US गवर्नमेंट का जो ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म है उससे रिलेटेड है क्या, मतलब आतंकवाद से लड़ने के लिए जो इनिशिएटिव चला हुआ है US ने, उससे रिलेटेड है क्या। या फिर रीअश्योर सेफ पैसेज ऑफ इंडियन फ्लैग्ड वेसल ट्रांजिट थ्रू पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। जो जी पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान में इंडियंस के पैसेंजर, मतलब वेसल जाते हैं जी, शिप वगैरह, उनकी सेफ्टी के लिए है। या फिर जो बांग्लादेश या रोहिंग्या मुस्लिम है जी, उनके लिए, जो रोहिंग्या मुस्लिम वगैरह माइग्रेंट हैं जी बांग्लादेश में, उनके रिलीफ प्रोसेस से उन्हें मानवता के बेस पे असिस्टेंस, सहायता प्रोवाइड की जा रही है, या उससे रिलेटेड है। आपको बताना जी कौन सा ऑप्शन सही है। इसका सही आंसर है जी बी। ये US गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जी, ग्लोबल वार ऑन टेररिज्म। देखो स्टार्ट तो किया था ये अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। 9/11 अटैक हुआ था जब US पे, और अपनी ट्रूप भेजी थी अफगानिस्तान में US ने, तो तब ये ऑपरेशन चलाया था जी, ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। और ये फिर बाद में जी टेररिज्म के लिए भी इम्प्लीमेंट किया कि आतंकवाद को ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट है जी, बिम्स्टेक और सार्क के मेंबर कौन कौन से, दोनों के कॉमन मेंबर ये बताना आपको। बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका में से 1 to 4, 1 to 134 या चारों इसके दोनों के मेंबर हैं। दोनों ग्रुप के मेंबर कौन कौन से जी ये बताना है। देखो म्यांमार इसका नहीं है जी, किसका, सार्क का, क्योंकि ये साउथ एशियन कंट्रीज़ का ग्रुप है। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे 1 to 4, 1 to 4 ए में होगा जी, एक आंसर हो गया। ये देख सकते हो जी, बिम्स्टेक के मेंबर कौन कौन से हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। बिम्स्टेक में म्यांमार है, लेकिन सार्क में म्यांमार नहीं है, इसमें मालदीव है और थाईलैंड है अलग से कंट्री। थाईलैंड इसमें जी बिम्स्टेक में। और इसमें कौन सा है, पाकिस्तान है जी, मालदीव और पाकिस्तान अलग से, और अफगानिस्तान। बाकी के वही हैं जी, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। जो ये 5 कंट्री हैं दोनों में कॉमन है, और अलग अलग म्यांमार, थाईलैंड, अफगानिस्तान, मालदीव और पाकिस्तान अलग हैं जी। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है UPSC में, क्यों, क्योंकि पहले जी आपको पता होगा G20 के मेंबर पूछे थे 2020 में, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जी। नेक्स्ट है, ब्लैक होल के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। पहला बोल रहा है, देखो ब्लैक होल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है एक लेक्चर में, जहाँ पे सिंपल CSC लिखा है उस पर क्लिक करके आप साइंस एंड टेक में जा सकते हो जी, प्ले लिस्ट में वहाँ पे देख सकते हो।
देखो मेरा गला ख़राब है कई दिन से, इसलिए कुछ ऐसी आवाज़ आ रही होंगी आपको। तो साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो जी ये लेक्चर, ब्लैक होल पे नहीं देखा है तो। हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन जरूर आता है जी यूपीएससी के प्रीलिम में। स्टेटमेंट पहली बोल रही है जी कि जो ब्लैक होल है जी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है स्पेस में कि इसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल बहुत सबसे ज़्यादा है जी, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग है कि इससे लाइट भी होकर नहीं बच सकती। अगर एक बार लाइट इसमें चली गई ब्लैक होल में तो ब्लैक होल अपने अंदर ही उसे खींच लेता है। दूसरी बोल रही है जी एक ऐसी बाउंड्री ब्लैक होल के अराउंड है कि वहाँ पे जिसे इवेंट होराइजन बोलते हैं, और वो मान लो जी एक रेडिएशन वगैरह टाइप इमिट करता है, निकलती है उससे, और विजिबल लाइट भी उससे इमिट होती दिखाई देती है इवेंट होराइजन से। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है। 1, 2 दोनों सही है, दोनों गलत। दोनों सही है जी, सी आंसर है। ब्लैक होल इतना स्ट्रांग होता है जी, अगर इससे लाइट भी इसके पास से निकलेगी तो अपने अंदर खींच लेता है, लाइट भी एस्केप हो गए नहीं जा सकती, बच के नहीं जा सकती। इवेंट होराइजन ऐसा होता है जी, हमने अच्छी तरह से लेक्चर में जाना था। मान लो ये ब्लैक होल है जी, ब्लैक होल के अराउंड ये लाइन है, ये ऐसी लाइन जहाँ पे ये एंटर करती है, कोई भी विजिबल लाइट इंटर करती है ब्लैक होल में, उस बाउंड्री को बोलते हैं जी इवेंट होराइजन। इसके अराउंड तो इससे बाहर तो लाइट इमिट होती दिखाई देती है, लेकिन इससे अंदर जैसे ही गई वो लाइट ब्लैक होल में चली गई जी, फिर दिखाई नहीं देगी, तो उसी लाइन को बोलते हैं जी इवेंट होराइजन। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट बताना जी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी आपको केवलादेव नेशनल पार्क के रिगार्डिंग। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली बोल रही है ये जी फेमस है एविफोना सेंचुरी के लिए, और इसमें 1000 ऑफ बर्ड्स सीजनली यहाँ पे आते हैं जी, विंटर सीजन में माइग्रेट हो गए, मतलब माइग्रेट होकर आते हैं जी बर्ड। सेकंड बोल रही है ये एक नेचुरल वेटलैंड है जी, आर्द्र भूमि है, प्राकृतिक आर्द्र भूमि, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये केवलादेव नेशनल पार्क, जो राजस्थान में है जी। ये लोकेटेड है जी सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाईवे के मिडल पाथ में। मतलब क्या होते हैं, रसिया से आते हैं जी, यहाँ पे रुकते हैं बर्ड और फिर चले जाते हैं सेंट्रल एशियन में, वेस्टर्न एशियन पार्ट में, तो माइग्रेटरी बर्ड यहाँ पे आके रुकते हैं, तो उसका मतलब बीच में पड़ता है जी। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। 1, 2, 1, 3, 2, 3 या ऑल ऑफ द अबव, बताओ जी। देखो 2 बिल्कुल गलत है जी, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है बल्कि मैन मेड वेटलैंड है, ये खुद बनाया है जी, कृत्रिम है, मैन मेड है, नेचुरल नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन हाँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दूसरा सही है, लेकिन इसमें आधा स्टेटमेंट गलत है तो पूरा ही गलत हो जाएगा। 2 जहाँ पे जी काट दो, आपका आंसर आ गया बी, बाकी के 2 सही है। राजस्थान में जी, कई बार पढ़ा हमने करंट अफेयर में इसको। नेक्स्ट है ये बताना जी डिजॉल्व ऑक्सीजन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है जी एक्वाटिक इकोसिस्टम में। एक्वाटिक इकोसिस्टम का मतलब है जी पानी में, या ओशियन हो या कोई सी हो, समुद्र हो, उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब है जी जो पानी में ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है कि अगर मान लो जी टेम्परेचर इंक्रीज होता है वाटर बॉडी में तो डिजॉल्व ऑक्सीजन भी इंक्रीज होएगा। सेकंड बोल रही है कि मान लो जी जो फ्रेश वाटर की कंसनट्रेशन है, ऑक्सीजन है, जो फ्रेश वाटर में कंसनट्रेशन है ऑक्सीजन की, वो एयर में जो ऑक्सीजन है उससे ज़्यादा है। आपको ये बताना जी सही है क्या, मतलब ये कह रहा है एयर में जो ऑक्सीजन है वो कम है, बल्कि पानी में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है। मतलब जितना भी ओशियन वगैरह है अर्थ पे, उसमें अर्थ में एयर में कम है लेकिन पानी में ज़्यादा है ऑक्सीजन, ये सही है क्या। नेक्स्ट बोल रहा है अगर मान लो वाटर में स्नो कवर बढ़ जाए, मतलब पानी पे जी बर्फ़ जम जाए मान लो ओशियंस में, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी, आप मतलब कम हो जाएगी। रिड्यूस का मतलब आपको बताना सही कौन सा जी, 1, 2, 3, 1, 3 या 2, 3। देखो जी पहला बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा पानी का तो डिजॉल्व ऑक्सीजन डिक्रीज होगी, इसमें लिखा है इंक्रीज, वो कम होगा, तो एक है जी जहाँ पे काट दो। 3 सही है जी, बस बी ओनली। 2 इसलिए गलत है जी क्योंकि एयर में कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा है जी, पानी में कम है, समझे, तो इसलिए गलत है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना इकोलॉजिकल सक्सेशन के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी हुई है जी। विद रेफरेंस टू इकोलॉजिकल सक्सेशन द टर्म सीरल स्टेज, आपको ये बताना जी सीरल स्टेज का क्या मतलब है। इंटरमीडिएट स्टेज होती है जी इकोलॉजिकल सक्सेशन में, मतलब बीच वाली स्टेज, या फाइनल स्टेज होती है, या फर्स्ट स्टेज होती है जी प्राइमरी सक्सेशन में, या सेकेंडरी सक्सेशन में फर्स्ट स्टेज होती है। आपको बताना जी करेक्ट कौन सा है। देखो जी ए बिल्कुल करेक्ट है, ये इंटरमीडिएट स्टेज होती है सीरल स्टेज। जैसे जी मान लो कोई प्लांट है, पौधा, ये प्लांट बड़ा होगा और फिर बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा जी, ट्री। अब इसके बीच वाली जो स्टेज होगी ना, ये मान लो आप कि प्लांट से थोड़ा बीच वाला मतलब पेड़ बनेगा ये थोड़ा बड़ा, तो क्लाइमेक्स का मतलब है जैसे फाइनल इसकी एज आ जाए ट्री की,
और प्लांट मतलब ये स्टार्टिंग प्राइमरी स्टेज, ये मान लो आप। तो इसके बीच वाली जो स्टेज होती है जी उसे बोलते हैं सीरल स्टेज, ऐसा समझ लो आप। इंटरमीडिएट स्टेज होती है सीरल स्टेज। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दी है जी, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। पहली बोल रही है कि जो इकोलॉजिकल एजेंट है वो रिवील करते हैं देयर प्रेफरेंस थ्रू इकोलॉजिकल एक्टिविटी। इसका मतलब ये है जी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का कि इसमें क्या होते हैं जो इकोलॉजिकल एक एजेंट होते हैं, जैसे इकोलॉजिकल एजेंट मान लो जी ट्री, प्लांट, स्पीसीज, एनिमल, कुछ भी हो सकते हैं, वो इकोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रेफरेंस क्या है उनकी वो उसको रिवील करते हैं। रिवील का मतलब प्रकट करना। नेक्स्ट बोल रहा है जो डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट है इकोसिस्टम की विच वैन सरपास्ड इज टू सीवियर टू अलाउ रिकवरी ऑफ द इकोसिस्टम। इसका मतलब ये जी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ये सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि अगर इकोलॉजिकल मतलब इकोसिस्टम में अगर कोई मान लो जी कुछ डैमेज हो जाए, इम्पेयरमेंट का मतलब है जी डैमेज, कुछ खराब हो जाए जी, डिस्टॉर्मेंट हो जाए, तो ये वो दर्शाता है कि इकोसिस्टम अब रिकवर नहीं कर सकता। नेक्स्ट वो सी बोल रही है जी कि मान लो किसी इकोसिस्टम में किसी पॉपुलेशन ने मतलब आदमी ने, पर्सन ने, किसी ने, पॉपुलेशन ने कुछ मान लो जी वेस्टेज किया है और इन्वायरमेंट उसे रिकवर कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब ऐसा इंडेक्स ऑफ द एरिया ऑफ ए प्रोडक्टिव इकोसिस्टम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिसोर्सेज यूज एंड टू एसिमुलेट द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय डिफाइंड पॉपुलेशन। देखो जी मतलब पॉपुलेशन ने, किसी पर्सन ने, यस नंबर ऑफ पर्सन ने, ग्रुप ऑफ पीपल ने कुछ डैमेज किया है इन्वायरमेंट को, और उस डैमेज को फुलफिल करने के लिए इन्वायरमेंट को कितना मतलब प्रोड्यूस करना पड़ेगा अपना उस डैमेज को, वेस्टेज को ख़त्म करने के लिए। तो ये सारा आता है जी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में, मतलब कितने रिसोर्सेज चाहिए उस डैमेज को रिकवर करने के लिए जो पॉपुलेशन ने किया है। नेक्स्ट बोल रहा है जी नॉन मॉनेटरी असेसमेंट ऑफ इकोसिस्टम इंटीग्रिटी, हेल्थ एंड रेजिलियंस। ये कह रहा है जी नॉन मॉनेटरी असेसमेंट का मतलब है कि इकोसिस्टम और इंटीग्रिटी वगैरह है, जैसे जी इकोसिस्टम में जो भी नुकसान हुआ है उसका जो नॉन मॉनेटरी मूल्यांकन है। नॉन मॉनेटरी का मतलब है जी अगर उसे करेंसी ऑफ मनी की वैल्यू में असेसमेंट ना किया जाए, मूल्यांकन ना किया जाए, तो ये नॉन मॉनेटरी असेसमेंट होता है इकोसिस्टम का। जो भी उसकी हेल्थ को नुकसान हुआ है, मतलब ट्री वगैरह काट दी जी किसी ने, उससे जो नुकसान हुआ है, तो ये वो होता है। क्या आपको बताना करेक्ट कौन सा है जी। देखो जी सी बिल्कुल करेक्ट है इसमें, और हमने एक्सप्लेनेशन देख लिए। आज के लेक्चर में भी इतना ही था।